अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस किया था कि न्यूप्लेसिया क्या होता है। इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेजन क्या होता है, इसके अलावा मेटास्टेसिस वगैरह क्या होती हैं। अच्छा बच्चे, इन्वेजन में ना बेसिकली सिंपल सा क्या होता है, जो कैंसर सेल होता है ना वो अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस में इन्वेड करने की कोशिश करता है। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सिंपल सा क्या होता है, फिजिकल प्रेशर। ठीक है, एक तो मेन है फिजिकल प्रेशर, सेकंड होता है कि रिड्यूस एडहेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर सेल, यानी कि ट्यूमर सेल जिस जगह अटैच है ना वहाँ जो उसकी एडहेसिव कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि बेसिकली केमिकल्स के जो सरफेस के साथ अटैच होते हैं या कोई और फीचर हो सकता है, कोई उससे भी सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है ये वहाँ अटैच होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अगर वहाँ की उसकी एडहेसिवनेस, उसकी अटैचमेंट जो होती है वो कम हो जाए सराउंडिंग टिश्यू क्या कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म से, अपने ओरिजिन जहाँ से ये क्या ओरिजिनेट हुआ है, तो एक मेजर रिस्क ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी क्या हो उसे इन्वेड करे। थर्ड हमारे पास आता है कि मोर्टेलिटी ऑफ द ट्यूमर सेल, यानी कि ट्यूमर जो सेल्स होते हैं वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा शो करना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा चांस है कि वो अपने ओरिजिन से सेपरेट होकर सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड कर जाए। थर्ड हमारे पास आता है कंटेंट इनहिबिशन कम हो जाए, यानी कि जिस जगह वो अटैच है ना वहाँ जो उसका कॉन्टेक्ट है ना वो भी कम हो जाए, तो इस बेस पे भी वो क्या होगा, सेपरेट हो सकता है। अब जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं ना वो कैंसर की वजह से इन्वेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे सम और वल्नरेबल जो कि इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंट शो करवाते हैं, इतनी इजीली सेपरेट नहीं होते, इतनी इजी इन्वेड नहीं होते। अब इसमें कौन से आ सकते, इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोलेजन फाइबर्स। आगे हमारे पास आते हैं कोटलेज भी बेसिकली क्या करवाते हैं, रेजिस्टेंस शो करवाते हैं इन्वेजन से। स्प्रेड, अच्छा बेसिकली ना अब जो ट्यूमर्स होते हैं वो स्प्रेड किस तरह से करते हैं, दो मेजर पाथ होते हैं। एक होता है लोकल स्प्रेड या इन्फिल्ट्रेशन, और सेकेंड हमारे पास होता है मेटास्टेसिस। लोकल इन स्प्रेड में ना बेसिकली क्या होता है, जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं, लाइक हमारे पास टिश्यू प्लेन्स होते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं। इसी इन्फिल्ट्रेशन के दरमियान ही वो लिम्फेटिक सिस्टम में या ब्लड वेसल्स के अंदर इन्वेड कर जाते हैं। सिंपल सा लोकल स्प्रेड और इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि वो सराउंडिंग टिश्यू से लीक आउट होकर अपने सराउंडिंग टिश्यू में चले गए। इसी इन्फिल्ट्रेशन के दौरान ही उन्होंने क्या किया, हमारे पास लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर दिया। सेकेंड हमारे पास आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेसल्स के अंदर इन्वेड होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर जो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ वो अटैच होते हैं, जहाँ वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से वो क्या करते हैं, अपने डिस्टेंट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा मेटास्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ब्लड वेसल्स में एंटर होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ में एंटर होते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके क्या करते हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेसिकली लोकली इन्वेसिव भी हो सकते हैं और कुछ हमारे पास लेकिन मेटास्टेसिस नहीं हो सकती, यानी कुछ ऐसे जो मेटास्टेसिस नहीं होंगे वो कौन से हो सकते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन एंड ग्लियोमास ऑफ द ब्रेन। अब मेटास्टेसिस के क्या एसेंशियल फैक्टर्स हैं, बहुत सिंपल सी कोलैबोरेशन ऑफ द वायलेबल ट्यूमर सेल, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से सेल ने क्या किया, एडहेसिवनेस को लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने ओरिजिन से सेपरेट हो जाएगा। अब इसी सेल जो होता है फिर हमारे साउंड और सूटेबल टिश्यू की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और वहाँ जाके ग्रो करेगा और एक नया ट्यूमर बना देगा, तो मेटास्टेसिस होगी। इसके अलावा सूटेबल इन्वायरमेंट, जहाँ उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगा उस तरफ वो ज़्यादा मूव करेगा। इसमें स्प्लीन आ गए, स्केलेटल मसल्स आ गए हमारे पास, ये लेस इफेक्टेड होते हैं मेटास्टेसिस के, जबकि हमारे पास अगर बात कीजिए लंग्स, लीवर, बोन में एड्रीनल, ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं मेटास्टेसिस, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, ये हमारे पास मेजर ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, यहाँ ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे हमारे पास ऐसे कौन से पाथवेज होते हैं जो ये यूज़ करते हैं स्प्रेडिंग में। सबसे पहले आते हैं लिम्फेटिक पाथवे। लिम्फेटिक एक सबसे कॉमन थिंग पाथवे होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे पास कार्सिनोमा तो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सारकोमास होते हैं वो भी
कुछ हिस्सा तक ये यूज़ करते हैं। ब्लड स्ट्रीम भी एक कॉमन तरीन पाथ होता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो मेटास्टेसिस कंसेप्ट होता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, प्रोपागेट कर जाते हैं। इसके अलावा बॉडी कैविटीज़ और सर्विस, ये भी हमारे पास पाथवे प्रोवाइड करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को, और जिसकी वजह से क्या होता है वो वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सी फ्रीक्वेंट साइट्स होते हैं मेटास्टेसिस की, जो कि सबसे सूटेबल साइट्स हैं। उसमें लीवर हो गया, बोन हो गई, इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, स्किन हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गई, ये सारी कॉमन साइट्स होते हैं। अच्छा बच्चों, ग्रेडिंग आपने इतनी इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग को आपने लाजमी करना है। उस ग्रेडिंग में सिंपल सा क्या होता है, हम लोग एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कैंसर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। अब इसको हमने ग्रेडिंग में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड 1 to ग्रेड 4, यानी कि अगर जो ज़्यादा लॉस होगा इसको हम ग्रेडिंग के लिहाज से नंबर देंगे। आगे नेक्स्ट आते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या होता है, हम लोग कैंसर किस लेवल तक स्प्रेड किया है इस फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टेजिंग वाइज नंबर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेजिंग को हमने किस तरह से बेस किया होता है, एक के जो ट्यूमर होता है उसका क्या साइज़ है, सेकंड वो कितने लिम्फ नोड उसने स्प्रेड कर लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ तक वो एंटर हो गया, और जो थर्ड होता है वो हमारे पास होता है मेटास्टेसिस, आइदर उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अब टीएनएम से, अब इसकी जो स्टेजिंग होती है वो टीएनएम सिस्टम के ज़रिए दी हुई है। टी का मतलब होता है ट्यूमर, एन का मतलब नंबर्स ऑफ लिम्फ नोड्स, एंड एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। एंड T1 T2 T3 T4 ये डिस्क्राइब करती है कि उसका साइज इन्हेंस हुआ है ट्यूमर का कितना। N0 N1 N2 N3 इंडिकेट करती है कि वो जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं वो कितने, उसका लेवल कहाँ तक वो इन्वॉल्व हुआ है। M0 एंड M1 ये शो करवाते हैं हमारे पास एब्सेंट एंड प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस। आगे हमारे पास आती है मैलिग्नेंसी की वजह से क्या चेंजेस आएंगे सेल में। सबसे पहले तो जो सेल की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है, अपने जो उसका रेगुलर पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है, और दूसरा वो हमारे पास जो कम्प्लीटली मिच्योर नहीं हो पाते, और क्या करते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा रैपिड रेट पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी इसमें, सबसे पहले क्या होगा, साइज़ और शेप में चेंजेस आएंगी। कैरियोटिपिकल हमारे पास चेंजेस आएंगे, ये हमारे पास कैरियोटाइपिक चेंजेस वो चेंजेस आती हैं जो कि जीन्स में आती है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर आएंगी। इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं, हमारे पास डिफिया क्रोमोसोम, ये हमारे पास माइलोजेनिक ल्यूकीमिया के अंदर क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आएंगी। एंटीजन चेंजेस आएंगी। ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, ये हमारे पास सिर्फ ट्यूमर सेल्स के सरफेस में प्रेजेंट होती है, नॉर्मल सरफेस पे सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती। आगे हमारे पास आता है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, ये ट्यूमर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती है लेकिन नॉट ऑलवेज। ऑनकोफीटल एंटीजन, ये वो एंटीजन का सब्सटेंस होता है जो कि फीटल की लाइफ हमारे पास क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, कब, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, यानी कि प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन इतनी इनफ अमाउंट में नहीं होता जो अडल्ट में भी प्रेजेंट हो। थर्ड हमारे पास, फिफ्थ आता है हमारे पास मेटाबॉलिक चेंज, यानी कि इसके मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आएगी, उसके एंजाइम में भी चेंजेस आएंगी। आगे सेल मेम्ब्रेन चेंजेस, सेल मेम्ब्रेन चेंजेस में ना सिंपल से क्या होगा, हमारे पास जो एडहेसिवनेस होती है टिश्यूज़ की वो कम हो जाएगी। सेकंड वो क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे, उनको ज़्यादा बनाना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये बहुत रैपिड रेट पे ग्रोथ करते हैं। थर्ड हमारे पास सेल टू सेल कम्युनिकेशन वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी वजह से। फोर्थ हमारे पास रिलीज ऑफ द डिग्रेडेटिव इंजाइम जो होते हैं वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। सेवन हमारे पास क्या होता है, ट्यूमर सेल्स प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंपल सा क्या होता है, इसमें सिंपल सा ये होता है जो ट्यूमर्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, ठीक है, सिक्रेशंस हो रही होती है वो दो रीज़न की होती है। एक रीज़न वो ये, इनकी जो ग्रोथ होती है वो ये शो करती है कि कैंसर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये एज अ ट्यूमर सेल्स मार्कर के तौर पर काम करते हैं। और सेकंड ये हमारे पास क्लिनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स टाइप आ जाते हैं। अब ट्यूमर मार्कर में हमारे पास ऑनकोफीटल एंटीजेंस आती है जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं, फीटल लाइफ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बट अडल्ट नॉर्मल अडल्ट में इतनी लेवल तक नहीं प्रोड्यूस होते। अल्फा फीटोप्रोटीन्स आती है जो कि एग के योग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फीटल लीवर में प्रेजेंट होते हैं, लीवर के कार्सिनोमा में प्रेजेंट होते हैं, यॉर्क सार्कोमा ऑफ द ग्रोड्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे हमारे पास नियोप्लेजिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ट्यूमर लोकेशन, हार्मोनल प्रोडक्शन ऑब्स्ट्रक्शन,
इरिटेशन, सीरियस मेम्ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, फीवर, एनीमिया, मैलिग्नेंट कैक्सिया। इसको पढ़ लीजिए कि मैलिग्नेंट कैक्सिया क्या होता है। सिंपल से इसमें क्या होता है, वेट लॉस होती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। पैरानोकिस हमारे पास पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ये बेसिकली क्या होती है, एक कलेक्शन फॉर्म होती है डिसऑर्डर्स की जो कि मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक हार्मोनल प्रोडक्शन नियोप्लाज्म, इसमें क्या क्या हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। इसमें HCG, इसके अलावा हम पैराथायरॉयड हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इंसुलिन 1 हार्मोन, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से। और ये हेल्प आउट करवाते हैं, क्या कहते हैं, ये हेल्प आउट करवाते हैं कैंसर की प्रोडक्शन में भी। अब कैंसर ट्यूमर को कैसे आपने डील करना होता है, स्क्रीनिंग करवाते हैं। ये आपने अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, तो स्किप कर दीजिएगा। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ट्यूमर मार्कर्स में सबसे पहले तो हमारे पास आता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक, ये हमारे पास एक कैंसर की टाइप होती है जो कि GIT के कैंसर को आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा अल्फा फीटोप्रोटीन्स होती है जो कि हेपेटोमा योल्क सैक ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प आउट करवाती है। ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन, ये हमारे पास कोरियो कार्सिनोमा को हेल्प आउट करवाती है। प्रोस्टेटिक एसिड, यानी कि कोई ना कोई जो सब्सटेंस सीरम में प्रेजेंट होगा तो हमें वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्रीटमेंट हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सर्जरी करवाते हैं, रेडियोग्राफी वगैरह करवाते हैं इसके लिए। इसके बाद आते हैं कार्सिनोजिन बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर कोज करवाने में हेल्प आउट करवाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ कार्सिनोजिन्स में क्या क्या आ सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजिन्स आ सकते हैं, रेडिएशंस आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स में किसी को या कोई पहले किसी फैमिली में किसी को है तो इससे भी हो सकता है। न्यूट्रिशन फैक्टर्स की वजह से भी आ सकते हैं और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी कैंसर डेवलप हो सकता है। अब हमारे पास केमिकल में क्या आ सकता है, सिगरेट स्मोकिंग, बेंजीन, इसके अलावा नफ्तालीन, एस्बिटोज, इसके विनाइल क्लोराइड्स, कोई से भी याद कर देख लीजिएगा। अब इनका क्या केमिकल होता है, बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता है, सिंपल सा, ये DNA के साथ बाइंड करते हैं ये केमिकल्स, और जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है ना उसमें एरर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और रेप्लिकेशन में भी इसको डिस्टर्ब करवाते हैं। रेडिएशन हमारे पास क्या करती है, इस तरह से ये बेसिकली DNA को डैमेज करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सेल की नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब कौन से ऐसे वायरस होते हैं जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं, न्यूप्लेजिया कोज करवा सकते हैं। इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ सकते हैं, एप्स्टीन बेयर वायरस आ गया, हब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, हेपेटाइटिस B एंड C टाइप वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरसेस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, HIV वायरस होता है जो कि एड्स के रिलेटेड लिम्फोमा कोज कर सकता है। HT सेल लिकोमिया वायरस जो कि T सेल लिकीमिया कोज करवा सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ सकते हैं जो कि सर्विक्स का कैंसर डेवलप करवा सकता है। एप्स्टाइन बार वायरस जो कि बर्किट लिम्फोमा करवाता है। हब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 ये सर्विक्स का कार्सिनोमा करवाता है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हेपेटाइटिस B एंड C वायरस जो कि लीवर को डिस्टर्ब करते हैं तो ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा सकते हैं। अब इनका भी सिंपल सा क्या होता है, ये DNA के साथ बाइंड करवाते, न्यूक्लियस के साथ बाइंड करवाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें म्यूटेशंस कोज करवाते हैं। अब क्या कहते हैं आगे, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोस्टोमाटोसिस हो सकता है, बेसल सेल्स कार्सिनोमा वगैरह हो सकता है। न्यूट्रिशन फैक्टर्स यानी कि आप ऐसी डाइट ले रहे जिसमें फाइबर्स कम है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकते हैं। हाई फैट डाइट की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, कोलोन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो सकते हैं। अब क्रोनिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हमने चूँकि पढ़ा है कि उसकी वजह से भी होता है, तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है, क्रोनिक वेरिकोज अल्सर हो सकती है, इसके अलावा ओल्ड बर्न स्कार्स हो सकते हैं, टॉपिकल अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, यानी कि हमारे GIT को डैमेज वगैरह कुछ भी। थैंक यू सो मच।